हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट जिसका कोड 09 है, उसी से रिलेटेड यूनिट नंबर 8 का। तो यूनिट 8 हमारी डील करती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट की वीडियो है वो पहले अपलोड की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो जिन जिन टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया जाएगा उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच को, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और लास्ट में हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। यानी हिंदी में भी देखिए, अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्रणाली उपागम, दूसरा अनुदेशात्मक अभिकल्प और तीसरा अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम। तो गाइस देखिए, सिस्टम अप्रोच क्या होता है? सिस्टमेटिक वे of designing, implementation and evaluation of a process in terms of its desired objectives। यानी जब कभी भी हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या पहले से निर्धारित उद्देश्यों को लेकर के किसी भी प्रोसेस को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये होल प्रोसेस हमारी कहलाती है सिस्टम अप्रोच की। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था भी क्या है, एक सिस्टम अप्रोच के तहत कार्य करती है। एक प्रधानाचार्य के बाद परीक्षा की तैयारी करवाने की एक प्रक्रिया सामने आई, उसको करवाना है एग्जामिनेशन। तो उसके लिए क्या करेगा प्रधानाचार्य? एक बेस्ट वे में, सिस्टमेटिक वे में परीक्षा पद्धति को डिज़ाइन किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा किस प्रकार के प्रश्न रखे जाएं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे जाएं, सब्जेक्टिव प्रश्न रखे जाएं। डिज़ाइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा बच्चों पर। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसे कार्यान्वित किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद का जो चरण होगा वो होगा इवैल्यूएशन का। इसमें देखा जाएगा कि जो भी इम्प्लीमेंट किया गया डिज़ाइन था उसमें बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, उनका लेवल कैसा है, वो कितने सफल हो पाए हैं, उसके साथ कितने असफल हो पाए हैं। तो ऐसे देखते हुए ये पूरा वे जो है इस सिस्टमेटिक वे में काम करेगा। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है सिस्टम अप्रोच की। आगे देखिए, सिस्टम अप्रोच इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स जब सिस्टम अप्रोच के तहत हम काम करते हैं तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या फिर कह लें विशिष्ट उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। अगर हमारे पास कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है तो हम सिस्टम अप्रोच के तहत काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी सिस्टम सफल नहीं हो सकता। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में कई एम्प्लॉय हैं और कंपनी का हेड चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी कंपनी विकसित हो जाए और टॉप पर पहुंच जाए। तो इसके लिए वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के काम करेगा और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जितने भी वर्कर्स कंपनी के होंगे, वो चाहेंगे कि उनकी कंपनी क्या हो जाए, विकसित हो जाए। इसके लिए उनको कोऑर्डिनेशन या सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप होगा तो उनकी कंपनी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम अप्रोच में। वेबस्टर डिक्शनरी में भी डिफाइन किया गया अ सिस्टम एज अ रेगुलरली इंटरेक्टिंग। इट मीन्स कि एक नियमित अंतरक्रिया। प्रणाली उपागम में हमेशा एक नियमित अंतरक्रिया होती है। जिस सिस्टम के तहत लोग काम करते हैं उनमें आदान प्रदान विचारों का किया जाता है, भावनाओं का किया जाता है, साथ ही साथ अंतरक्रिया होती रहती है। दोनों पक्ष में अंतरक्रिया होती रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है, तभी एक सिस्टम सफल हो पाता है। और इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल। यानी इसमें जो ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं वो यूनिफाइड होल या संगठित रूप से कार्य करते हैं। संगठित रूप से कार्य करते हैं जबकि वो अलग अलग है, वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। यानी कंपनी में जितने भी वर्कर्स या एम्प्लॉय होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हुए भी उनका एक गोल होता है कि कंपनी को कैसे डेवलप किया जाए, और इसके लिए वो संगठित रूप से कह लीजिए या यूनिफाइड रूप से कार्य करते हैं। हिंदी देखिए, सामान्यतः प्रणाली से तात्पर्य उस तरीके अथवा तत्वों के संगठनों से लगाया जाता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यानी बात वही कही जा रही है कि अगर हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य नहीं है तो हम सिस्टम अप्रोच के तहत कार्य नहीं करते। हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य होगा, सभी तत्वों में कोऑर्डिनेशन होगा या फिर कह लें उनमें सहयोग होगा, लोगों में सहयोग हो, तो तभी कंपनी या कोई सिस्टम है वो डेवलप हो पाएगी। वेबस्टर प्रणाली भी यही कहता है कि वेबस्टर प्रणाली एक ऐसे
स्वतंत्र घर का बोध कराता है, जिसमें संयुक्त रूप से एकता रहती है और व्यक्ति पारस्परिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करते रहते हैं। प्रणाली में क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो सब स्वतंत्र हैं, वो सब अपने अपने भावनाओं विचारों को रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी उनका कोई एक गोल होता है, उन सब का एक गोल होता है, जैसे कंपनी को डेवलप करना, विद्यालय को उचित व्यवस्था प्रदान करना, ये सब उनका एक गोल है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए वो सब मिलजुल कर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, संगठित रूप से कार्य करते हैं। तो ये प्रणाली हमारी कहलाती है सिस्टम अप्रोच की। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच एंड इट्स एलिमेंट। तो देखिए सिस्टम अप्रोच, जैसे कि मैंने बताया, सिस्टम अप्रोच इज वन ऑफ द टेक्निक्स विच एम्स एट फाइंडिंग्स द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन साइंटिफिकली, यानी साइंटिफिकली या फिर वैज्ञानिक रूप से जब हम किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए हम ये देखते हैं कौन सी बेस्ट मेथड है, कौन सी मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट मेथड है, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इस वे में जब हम काम करेंगे तो वो वे हमारा कहलाएगा सिस्टम अप्रोच का। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन में भी बताया गया है कि प्रणाली विभिन्न कारकों का योग है जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारस्परिक ढंग से जुड़े होते हैं। यानी जब कभी भी व्यक्ति किसी सिस्टम के तहत कार्य करता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी विश्वविद्यालय की जो शैक्षिक व्यवस्था होती है, जो एजुकेशनल सिस्टम होता है, उसमें कई लोग होते हैं, उसमें टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, और भी कई लोग होते हैं जो कि उस शैक्षिक व्यवस्था से, एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हमारे, फिर उसके बाद प्रोफेसर्स, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर चांसलर, उसके बाद वाइस चांसलर। ये सभी लोग स्वतंत्र होते हुए भी आपस में संगठित रूप से कार्य करते हैं, एक यूनिफाइड होल के रूप में कार्य करेंगे। उनका अल्टीमेट गोल क्या होगा, कैसे अपनी विश्वविद्यालय की एजुकेशनल सिस्टम को इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए, कैसे उनकी शैक्षिक व्यवस्था अच्छी हो, कैसे उनके विश्वविद्यालयों का नाम हो, कैसे वो विकसित हो जाए। तो ये सब एक सिस्टम अप्रोच के तहत कार्य कर जाता है। जब हम ऐसी चीज़ों को लेकर के कार्य करते हैं कि हमारा गोल एक हो, हम सब एक होकर के काम करें, तो हम सिस्टम अप्रोच के तहत कार्य करते हैं। जिस प्रकार विद्यालय प्रणाली, पुस्तकालय, कक्षा, जन संचार साधन, प्रशासकीय नियम, शिक्षण विधि आदि से मिलकर बनी होती है। विद्यालय प्रणाली या कह स्कूल सिस्टम कैसे बना होता है, यहाँ पर पुस्तकालय भी होगा, कक्षा भी होगा, जन संचार साधन भी होंगे, प्रशासकीय नियम, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस तरीके से ये सभी लोग आपस में मिलजुल कार्य करेंगे। जबकि ये स्वतंत्र हैं, जबकि ये अलग अलग हैं, लेकिन ये संगठित रूप से कार्य करते हुए अपने गोल को अचीव करेंगे, तब वो सिस्टम अप्रोच के तहत कार्य करते होंगे। तो आगे देखिए एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच की बात कही जा रही है। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच में मेनली हम 4 एलिमेंट्स को देखते हैं। वो सबसे पहला है इनपुट्स, यानी निवेश। निवेश हम समझते हैं कि जब कभी भी हम सिस्टम अप्रोच के तहत कार्य करते हैं, सिस्टम अप्रोच को अपनाते हैं, तो उसमें निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जैसे कि विद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में जो नए छात्र होते हैं, नया छात्रों का एडमिशन होता है, तो ये हमारे इनपुट के रूप में हम इनको समझ के हमने इनको इनपुट दिया। उसके बाद प्रोसेस या प्रक्रिया, जिसे हम लोग क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि अब क्रियाएं क्या की जा सकती है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, बेस्ट मेथड से पढ़ाया जा सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, अच्छी शिक्षण विधियाँ दी जा सकती हैं। अच्छी शिक्षण विधियाँ प्रक्रिया का पार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आउटपुट या उत्पाद, जिसको हम लोग प्रदा कहते हैं, कुशल छात्रों का निर्माण कर समाज में भेजना। यानी जब हमने विश्वविद्यालय में नए छात्रों का एडमिशन लिया, उसके बाद उनको प्रक्रिया के तौर पर अच्छी शिक्षण विधियाँ प्रोवाइड की, अच्छी शिक्षण विधियों के बाद उनका विकास हुआ और हमें रिजल्ट के रूप में समाज के में कुशल छात्र मिल गए, तो ये हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, इस तरीके से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से विश्वविद्यालय से निकले, तो इसका मतलब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा आउटपुट मिला। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर है वो इन्वायरमेंट का है, वातावरण। वातावरण अदा प्रक्रिया प्रदा को उचित पृष्ठभूमि एवं परिवेश तथा समय देने से संबंधित होता है। यानी जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हमें अच्छा माहौल मिलेगा तो हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा तो हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई कमज़ोर छात्र है ना, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छा माहौल मिलना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं एम्पैथी या सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है, तभी उसको अच्छा वातावरण मिलने के बाद ही उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो एनवायरनमेंट बहुत ही
मेन एलिमेंट होता है किसमें, सिस्टम अप्रोच में। अब उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होता है, यानी अनुदेशात्मक अभिकल्प। तो अनुदेशात्मक, it is the creation of learning experience and materials in a manner that results in acquisition and application knowledge and skill। यानी अनुदेशात्मक अभिकल्प जो होता है उसके माध्यम से हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डेवलप करते हैं, साथ ही साथ लर्निंग मटेरियल्स बनाते हैं, जिससे कि जो छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन, नॉलेज एंड स्किल डेवलप कर पाएँ। यानी हम इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि अनुप्रयोग, ज्ञान या फिर कौशल, ये इनका डेवलपमेंट छात्र के अंदर हो जाए, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने लगे ज्ञान को, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्किल डेवलप कर पाएँ। ऐसे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को बनाना, ऐसे मटेरियल्स को बनाना, ये संपूर्ण प्रक्रिया, होल प्रोसेस हमारी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन से संबंधित होती है। अनविन के अनुसार भी देखिए, अनुदेशन के प्रारूप से तात्पर्य आधुनिक कौशल तथा प्रविधियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करना है। मतलब हम बेस्ट मेथड या फिर मॉडर्न मेथड और मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए टीचिंग एंड ट्रेनिंग में प्रयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन से संबंधित होती है। तो इस तरीके से जब हम मॉडर्न स्किल्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, वो इजी हो जाए और सुगम व सरल हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के माध्यम से ही नई नई विधियों का प्रयोग करते हुए टीचिंग ट्रेनिंग को इजी बनाना, उसको सरल बनाना, सुगम बनाना, आकर्षित करना इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का पार्ट होता है। यानी जो हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने के तरीके के लिए जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, उसको हम अनुदेशात्मक अभिकल्प कहते हैं। आगे बात कही जा रही है, अनुदेशात्मक अभिकल्प को शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक कौशल और तकनीकी के प्रयोग से संबंधित है, जिसमें मीडिया और पद्धति तरीके में हेर फेर करके सीखने की सुविधा और पर्यावरण पर नियंत्रण शामिल है, या अभिकल्प सीखने को प्रतिबंधित करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कभी भी अभिकल्प डिज़ाइन यानी डिज़ाइन को इस तरीके से डेवलप करें जिससे हमारी जो सीखने की प्रक्रिया वो तेज़ गति से हो, साथ ही साथ प्रभावी हो, आकर्षित होने के साथ साथ हम उसमें नई नई विधियाँ और प्रविधियाँ अपनाएं, जिससे कि हमारा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो अनुदेशन देने का तरीका हो बहुत ही बच्चों को पसंद आ जाए, बच्चे उसमें रुचि लें और उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो। तो ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, आजकल बहुत तरह के इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन विकसित किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो आपको इंग्लिश व हिंदी दोनों में दे रही हूँ, पीपीटी के माध्यम से दे रही हूँ, तो अगर आपको ये तरीका अच्छा रहेगा तो आप इसमें रुचि लेंगे। तो इस तरीके से जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें नई नई विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके नॉलेज, स्किल्स एंड एप्लीकेशन को डेवलप करना इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कहलाता है। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अब हमें पढ़ना है कि अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के लिए हम कैसे सिस्टम अप्रोच लगाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यानी अनुदेशात्मक अभिकल्प या कोई एक लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए सिस्टम अप्रोच का कैसे उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कई स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द टास्क और द प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान। तो ये पूरे स्टेप को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। जैसे समस्या की पहचान, मान लीजिए किसी एक विद्यालय की समस्या है कि वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रभावी बच्चे या कुशल बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। तो ये हमारी समस्या हो गई कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले पा रहे हैं या वहाँ से हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्या हो गई। समस्या की पहचान कर लेने के बाद एनालाइज द सिचुएशन, यानी परिस्थिति का विश्लेषण किया जाएगा कि वहाँ पर कि विद्यालय कैसा है, वहाँ की शिक्षण व्यवस्था किस तरीके की है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। परिस्थिति का विश्लेषण कर लेने के बाद अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट, हमें उचित प्रबंधन की व्यवस्था करनी होगी कि हमें किस तरीके से अच्छे मेथड से गुड इन्वायरमेंट में इंस्ट्रक्शन दिया जाए। उचित प्रबंधन कर लेने के बाद आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, हमें उद्देश्य की पहचान। यहाँ पर हमें चौथे नंबर पर उद्देश्य को पहचानना है कि किन समस्या को पहले टास्क देखना है, टास्क देखने के बाद फोर्थ पॉइंट पे हमें उद्देश्य का पहचान कर लेनी है कि क्या कमी है, क्या किन किन उद्देश्यों पर हमें काम करना है। जैसे कि मान लीजिए जो छात्र हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, कारणों को ज्ञात करना हमारा उद्देश्य है।
उसके बाद स्पेसिफाई द मटेरियल्स एंड मेथड। फिर हम देखेंगे कि किन विधियों तथा सामग्रियों का विशिष्टीकरण करेंगे कि किन विधियों और सामग्रियों से बच्चों ज़्यादा सफल हो पा रहे हैं, उसमें रुचि ले रहे हैं, या कौन सी विधियाँ तथा प्रविधियाँ हैं जिसमें छात्र की रुचि है। तो छात्रों की रुचि को देखना, मीडिया मटेरियल्स को तैयार करते वक्त छात्रों की रुचि को देखना, उनकी इंटरेस्ट को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, जब हम मीडिया एंड मटेरियल्स का निर्माण कर लेते हैं उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप डिज़ाइन, यानी अभिकल्पित प्रतिमान का निर्माण। तो हमें एक सैंपल बनाना पड़ता है, जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, जिस भी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है बच्चों पर, तो एक सैंपल के रूप में हम उस डिज़ाइन को बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अच्छी शिक्षण विधि से बच्चे को पढ़ाना है ताकि अच्छे कुशल छात्र विद्यालय से पढ़कर निकलें। तो अब इस अच्छी शिक्षण विधि की, जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन देना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हमको अच्छे छात्र विकसित हो पा रहे हैं, उस स्कूल से निकल पा रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे अभिकल्पित प्रतिमान के निर्माण में। निर्माण कर लेने के बाद जब हम बहुत सारी विधियों का निर्माण कर लेते हैं, उसका फिर परीक्षण कर लिया जाता है, छात्रों पर लागू कर दिया जाता है। टेस्ट द प्रोटोटाइप डिज़ाइन मतलब उसका कार्यान्वित करना, उस डिज़ाइन को कार्यान्वित करना बच्चों पर। उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद हमें एनालाइज द रिजल्ट, परिणाम की व्याख्या करनी होती है कि जिस भी मेथड से हमने बच्चों को पढ़ाया, जो भी इन्वायरमेंट बच्चों को दिया, वो छात्रों के अनुकूल रहा है या नहीं रहा है, हमें अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस मिल पाई है या नहीं मिल पाई है। तो परिणाम की व्याख्या करने के बाद लास्ट में देखा जाता है इम्प्लीमेंट एंड रिसाइकिल, या कार्यान्वयन एवं अनुवर्तन। जो भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हमने बनाया है, अगर वो उचित है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, कार्यान्वित कर दिया जाता है। उसके बाद अगर उसमें कोई कमी है तो उसका पुनर्चक्रण या फिर अनुवर्तन किया जाता है, उसमें कमियों को ढूंढते हुए फिर से उसे रिसाइकिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस डील करती है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के साथ। इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि जब कभी भी हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें सिस्टम अप्रोच का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।